हेलो एवरीवन। ऑब्जेक्टिव्स के बिना बोर्ड एग्जाम की तैयारी अधूरी है। मैं संदीप पोरवाल इंस्टीट्यूट आज आपके लिए दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट एसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स लाया हूं, जो आप अगर प्रिपेयर कर लें तो डेफिनेटली आप आने वाली एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के साथ। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत अल्टरनेटिंग करंट की कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीजों को सीखने से। दोस्तों वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कंटिन्यूएशन में चेंज होता है, ये अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहलाता है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट जनरली हम लोग साइन के इस ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो इक्वेशन अगर मैं वोल्टेज के लिए लिखता हूं अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए, तो इक्वेशन बनती है V इज V नॉट साइन ओमेगा टी। अब सुनिएगा ध्यान से, यहां वोल्टेज मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए अभी तक आप डीसी डायरेक्ट करंट के बारे में काफी कुछ सीख चुके हैं। डायरेक्ट करंट में एक ही वोल्टेज एक ही करंट होता है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट की जब बात हो तो यहां अलग अलग टाइप्स के वोल्टेज और अलग अलग करंट होते हैं। कौन से, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इस ग्राफ और इस इक्वेशन से मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज मतलब वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू, पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज के बाद दोस्तों ये भी, जिसे मैं कहूंगा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मतलब किसी पॉइंट ऑफ इंस्टेंट। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, हर पॉइंट पर वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग होगी। V से बताएंगे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इसके बाद दोस्तों एवरेज वोल्टेज। ये एवरेज वोल्टेज दो कैटेगरीज में बाइफरकेट है, एक हाफ साइकिल के लिए और एक कंप्लीट फुल साइकिल के लिए। दोस्तों एसी की एक साइकिल यहां से स्टार्ट होकर ऑब्वियसली इस पॉइंट सपोज ए पर एंड होती है, तो एक साइकिल में एवरेज करंट, फुल साइकिल में एवरेज करंट या एवरेज वोल्टेज जीरो होगा। जीरो होगा। एक साइकिल में एवरेज वोल्टेज या करंट की वैल्यू ऑलवेज जीरो होगी दोस्तों, याद रखिएगा। जबकि अगर मैं हाफ साइकिल की बात करूं तो हाफ साइकिल में जो एवरेज वोल्टेज होता है वो 2 टाइम्स होता है पीक वैल्यू के। कितना दोस्तों? 2 टाइम्स ऑफ पीक वोल्टेज। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ सकता है। क्या दोस्तों कि बताइए, एक फुल साइकिल में एवरेज वोल्टेज तो जीरो, वैसे ही एक फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू ऑफ करंट तो जीरो। हाफ साइकिल में एवरेज वोल्टेज और पीक वोल्टेज में क्या रिलेशन होगा? तो एवरेज वोल्टेज होगा 2 टाइम्स ऑफ V नॉट। जबकि यही रिलेशन में करंट के लिए लिख पाऊंगा, हाफ साइकिल का एवरेज करंट 2 टाइम्स होगा पीक करंट के दोस्तों। इसी तरह अगर हम बात करें, एक और वोल्टेज और करंट होता है जिसे आप VRMS बोले तो रूट मीन स्क्वायर। दोस्तों रूट मीन स्क्वायर, VRMS रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। दोस्तों इसे इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू भी कहा जाता है। इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू। दोस्तों VRMS या रूट मीन स्क्वायर या इफेक्टिव या वर्चुअल एक ही बात होती है दोस्तों। RMS वोल्टेज और पीक वोल्टेज में रिलेशन याद रखिएगा। VRMS is V naught
बाय रूट 2, इट्स अ V नॉट बाय रूट 2। ये बहुत काम की बात है। ऐसा ही रिलेशन में करंट के लिए IRMS बता सकता हूं I नॉट बाय रूट 2। दोस्तों ये कुछ वो इक्वेशंस बता रहा हूं जिनके बोर्ड एग्जाम में काफी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों कैसे आ सकते हैं सर? इतनी बातें सीखने समझने के साथ कोशिश करिए जो बातें मैं आपको समझा रहा हूं उसको कहीं लिखकर मेरे साथ याद करिए। काम काम की बातें लिखते चलिए दोस्तों, उससे चीजें जल्दी समझ में आएंगी, याद होंगी। मान लीजिए आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, मतलब आपको एक ऑब्जेक्टिव ऐसा मिल सकता है एग्जाम में कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज सपोज 50 sin 100 पाई t इस फॉर्मेट में दे दी जाए और आपसे उस ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए बताइए पीक वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी या अल्टरनेट फ्रीक्वेंसी के अलावा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या फिर आपसे आरएमएस वोल्टेज या एवरेज वोल्टेज पूछ लें, तो क्या करने वाले सुनिएगा। आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करिए, V इज V नॉट साइन ओमेगा टी से। कंपैरिजन करने पर आपको पीक वोल्टेज 50 वोल्ट समझ में आता है, आपको T का मल्टीपल 100 पाई यहां ओमेगा, तो ओमेगा इज 100 पाई समझ में आता है। पीक वोल्टेज पूछा तो 50, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है दोस्तों 100 पाई, ओमेगा इज 2 पाई एफ। दोस्तों ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 बाय एफ, जो कितना होगा 100 पाई। 100 पाई को फिलहाल कैंसिल आउट करके फ्रीक्वेंसी मिल रही है 50 हर्ट्ज। तो इस तरह इस इक्वेशन से आप फ्रीक्वेंसी निकाल पाएंगे विच इज 50 हर्ट्ज। टाइम पीरियड पूछा, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी है दोस्तों, तो 1/50 सेकेंड ये है टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो इस तरह आपने ये सारे वेरिएबल्स इस इक्वेशन की हेल्प से फाइंड किए। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों आपसे पूछा जाए आरएमएस या इफेक्टिव वोल्टेज कितना, तो आरएमएस की वैल्यू V नॉट बाय रूट 2 मैंने अभी कुछ देर पहले समझाई थी दोस्तों, तो ये हो जाएगा 50 बाय रूट 2। एवरेज वोल्टेज पूछ ले कंप्लीट साइकिल के लिए तो 0, हाफ साइकिल के लिए 2 बाय टाइम्स ऑफ V नॉट, तो 2 इंटू पीक वोल्टेज 50 है डिवाइडेड बाय। इस तरह से दोस्तों इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैंने आपको सारे पॉसिबल वेरिएबल्स निकालना सिखा दिए। एग्जाम में कुछ भी एक पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। बातें जो अभी मैंने वोल्टेज के लिए समझाई ना दोस्तों, यही बातें आपको करंट के लिए भी पूछी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि इफ पीक वैल्यू ऑफ करंट, इफ peak value of current is 50√2 एम्पियर। दोस्तों गौर फरमाइए, पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट को I नॉट से ही बताते हैं दोस्तों हम। आपसे कहा आप आरएमएस करंट की वैल्यू फाइंड करिए, तो IRMS कितना होता है दोस्तों? याद करिए I नॉट बाय रूट 2, तो 50√2 डिवाइडेड बाय रूट 2 इज 50 एम्पियर। दोस्तों ये आरएमएस करंट आपने फाइंड कर लिया। इसके बाद अब हम आगे बढ़े दोस्तों, तो ऑब्जेक्टिव आपको सर्किट से जुड़े मिल सकते हैं। सबसे पहले क्या है एसी सर्किट? दोस्तों आप ऑब्जेक्टिव तभी समझ पाएंगे जब आपने एसी को पढ़ा है। एसी में आप एल सर्किट की बात करते हैं तो इससे जुड़े कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं? ऑब्जेक्टिव नंबर 1, एसी सर्किट में जब इंडक्टर का यूज होता है तो ये
इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर करता है जिसका नाम एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसका फॉर्मूला क्या होता है पूछेंगे तो ओमेगा एल। क्या होगा? ओमेगा एल। दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं एल सर्किट पे कि बताइए आप एसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, एसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक्सएल का क्या होगा? तो दोस्तों एक्सएल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला ओमेगा मतलब 2 पाई एफ एल। तो क्लियरली दिख रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सएल भी इंक्रीज होगा। तो विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। ओके, डीसी डायरेक्ट करंट जो होता है दोस्तों इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0। डायरेक्ट करंट तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा ना दोस्तों, तो डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी होगी 0। तो ऑब्जेक्टिव पूछे कि डीसी के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा? तो फ्रीक्वेंसी 0 तो एक्सएल भी 0। तो फॉर डीसी एक्सएल इज ऑलवेज 0। इसी से रिलेटेड एक और ऑब्जेक्टिव, बताइए इसकी यूनिट क्या होगी? यहां होते हैं बच्चे कंफ्यूज। दोस्तों एक्सएल है इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस, तो यूनिट इज ऑलवेज ओ, यूनिट इज ऑलवेज ओ। ये ऑब्जेक्टिव एल सर्किट से जुड़े आपको समझ में आना चाहिए। एक और बात, एल सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री। याद रखिए वोल्टेज इज लीडिंग करंट बाय पाई बाय 2 और 90। अगर आपने एल सर्किट पढ़ा है ना दोस्तों तभी इन ऑब्जेक्टिव्स को आप समझ पाएंगे। तो पहले आप एल सर्किट को अच्छे से याद करें, फिर ऑब्जेक्टिव देखें, आपको बड़ा आनंद आएगा, बड़े इजी लगेंगे, याद भी हो जाएंगे। अब ऑब्जेक्टिव्स सी सर्किट से जुड़ा आए तो क्या आएगा? दोस्तों मैं एक एक ऑब्जेक्टिव चुन चुन के आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। सी सर्किट का पहला ऑब्जेक्टिव कि इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोले तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी? तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला 1 बाय ओमेगा सी होगा। फिर से इसकी यूनिट पूछें तो ऑब्वियसली इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, यूनिट ओमेगा। अगर एसी की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का क्या होगा? तो दोस्तों अपॉन में ओमेगा है, मतलब फ्रीक्वेंसी और एक्ससी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। डीसी के लिए पूछें तो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 तो कैपेसिटर क्या ऑफर करेगा? कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा? तो 1 बाय 0 मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। सो दोस्तों कैपेसिटर offers infinite resistance to DC current। कैपेसिटर डीसी करंट को ब्लॉक करता है। इसके बाद आखिरी बात, करंट और वोल्टेज के बीच अगेन फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का, एंड वोल्टेज इज लैगिंग करंट, वोल्टेज इज लैगिंग करंट बाय पाई बाय 2। दोस्तों सी सर्किट से इतनी बातें अगर आपने समझ ली तो आपका काम बहुत बहुत अच्छे से हो पाएगा दोस्तों। इसके बाद कॉम्बिनेशन में बात करें हम सबसे पहले आर एल की, आर एल के बाद आर सी की, और फिर आर एल सी, इन तीनों के लिए। तो दोस्तों आर एल सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है इसको इंपीडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इंपीडेंस। इसका इंपीडेंस है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। में फिर रिपीट कर रहा हूं, जब तक कि ये सर्किट पूरे नहीं याद कर पाए आप ऑब्जेक्टिव नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। तो पहले इस सर्किट को समझना होगा, देन आप इस ऑब्जेक्टिव को बहुत इजीली समझ पाएंगे। आरसी सर्किट में भी फॉर्मूला इंपीडेंस का अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस
XC स्क्वायर, और RLC सर्किट के लिए इंपीडेंस का फॉर्मूला रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। दोस्तों इंपीडेंस मतलब इन सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इसीलिए दोस्तों इन सभी के लिए इंपीडेंस के लिए यूनिट होगी अगेन O, अगेन O। LC सर्किट के लिए इंपीडेंस का फॉर्मूला XL माइनस XC। ये चीजें अभी के अभी लिखकर याद करें दोस्तों, सारी चीजें फटाफट। इसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात आती है जिसका ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है बहुत फ्रीक्वेंटली, रेजोनेंस। दोस्तों रेजोनेंस, ये वर्ड याद रखना बहुत काम का है। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस की कंडीशन में इंपीडेंस होता है मिनिमम और करंट होता है मैक्सिमम। पहली काम की बात, रेजोनेंस की कंडीशन में इंपीडेंस मिनिमम सर्किट का तो करंट मैक्सिमम होगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, दूसरी काम की बात। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, याद करिए दोस्तों, F is 1/2 pi रूट LC। ये दोनों रूट के अंदर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे ज्यादा चांसेस इसके आने के। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2 pi रूट LC। ये बातें दोस्तों सर्किट से जुड़ी वो थी जिन पे बेस्ड काफी फ्रीक्वेंटली ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। एक और दोस्तों क्वालिटी फैक्टर का ऑब्जेक्टिव आता है। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला ये वाला याद रख लीजिएगा, क्या होता है डिटेल में सीखा है नोट्स में। Q is 1/R रूट ऑफ L/C, क्वालिटी फैक्टर। इतनी बातें याद करके अब हम बात करेंगे एसी सर्किट के एवरेज पावर में। एसी सर्किट के एवरेज पावर का फॉर्मूला Vrms Irms cos phi। cos phi को कहा जाता है पावर फैक्टर। दोस्तों कौन सा फैक्टर? पावर फैक्टर। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए एसी सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा, तो इट इज cos phi। cos phi इज द पावर फैक्टर। ऑब्वियसली पावर cos phi पे डिपेंड कर रही है, तो पावर फैक्टर कहेंगे इसको। दोस्तों अब ध्यान रखिएगा, बहुत काम की बात बता रहा हूं। पावर फैक्टर की वैल्यू आइडियल इंडक्टर के लिए क्या होगी? तो आइडियल इंडक्टर हो या आइडियल कैपेसिटर हो, दोस्तों ये वो होते हैं, आइडियल इंडक्टर या आइडियल कैपेसिटर वो होते हैं जिनका ओहमिक रेजिस्टेंस 0 होता है, मतलब इनका कोई भी ओहमिक रेजिस्टेंस नहीं होता। प्रैक्टिकली ऐसे पॉसिबल नहीं होंगे, लेकिन थ्योरेटिकली आइडियल इंडक्टर या आइडियल कैपेसिटर बोल दिया जाए तो पावर फैक्टर होगा 0, तो एवरेज पावर की वैल्यू भी 0। तो बच्चों के साथ गुगली होती है एग्जाम में, वो पूछते हैं आइडियल इंडक्टर एसी सर्किट के लिए कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो बच्चे ये फॉर्मूला गलत लिख के आते हैं। वो आपसे फॉर्मूला नहीं पूछ रहे हैं, आइडियल इंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो आइडियल इंडक्टर हो या आइडियल कैपेसिटर हो तो तुरंत एवरेज पावर को 0 बता दीजिएगा, पावर फैक्टर को 0 लिखाइएगा। गॉट इट? तो ध्यान रखिए, इन दोनों वर्ड्स का ध्यान रखना होगा आपको। पावर से जुड़ी यही बातें ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। इसके बाद एसी में ट्रांसफार्मर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके कैसे ऑब्जेक्टिव बनते हैं दोस्तों। ट्रांसफार्मर वो डिवाइस होगा जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई या लो करेगा। तो ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस which changes alternating
voltage. It either increases the voltage or decreases the alternating voltage. पहली बात, ट्रांसफार्मर अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम ज्यादा करेगा। दूसरी काम की बात, ये कांस्टेंट पावर पे काम करेगा। इट वर्क एट कांस्टेंट पावर, इट वर्क एट कांस्टेंट पावर। तीसरी काम की बात दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो है इसमें सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल होता है, सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्टिव तभी समझ पाएंगे जब आपने ट्रांसफार्मर सीख लिया हो। ट्रांसफार्मर में सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल होता है। अब सुनिएगा, ट्रांसफार्मर जो है इसका ऑब्जेक्टिव आपको आएगा, इन अ ट्रांसफार्मर फिल इन द ब्लैंक कोर इज यूज्ड। तो सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड। क्यों यूज करते हैं इसका? तो इसके हिस्टेरेसिस, शायद आपने कुछ बच्चों ने पहली बार नाम सुना होगा, ये हिस्टेरेसिस लॉस को रिड्यूस करने के लिए सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल होगा। हिस्टेरेसिस लॉस को रिड्यूस करने के लिए किसका इस्तेमाल होगा दोस्तों? सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल होगा। एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए, ध्यान से सुनिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर के एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए किसका इस्तेमाल होगा? तो अगेन लैमिनेटेड, गौर फरमाइएगा दोस्तों, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल होगा। तो एडी करंट को रिड्यूस करना है तो लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करना होगा। ट्रांसफार्मर से जुड़े इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स आपको मिल सकते हैं। ट्रांसफार्मर के बाद वो डिवाइस जो मैकेनिकल वर्क को करंट में कन्वर्ट करेगी, वो मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, वी कैन से। तो वो डिवाइस डायनामो या जनरेटर है। तो जनरेटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट मैकेनिकल वर्क इनटू अल्टरनेटिंग करंट दोस्तों। इसके बाद डायनामो या जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, हम ये बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। आखिरी दोस्तों, जनरेटर के बाद डीसी मोटर, नाम सुनिए, डीसी मोटर। डीसी मोटर जो डायरेक्ट करंट से चलती है और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है। तो याद रखना, डायनामो जनरेटर ये दोनों एक हैं और डायनामो जनरेटर और मोटर अलग है। जनरेटर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, मोटर इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगा। ओके, यहां पर डायनामो जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके, जबकि मोटर वर्क करेगी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। दोस्तों, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको अल्टरनेटिंग करंट के समझाए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इनको लिखकर याद करिएगा, कोशिश करिएगा ये सभी चीजें आप लिखकर याद करें तो लंबे समय तक दिमाग में होंगी। अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर अच्छा लगे दोस्तों तो और भी चैप्टर्स के ऐसे ही ऑब्जेक्टिव्स में अपलोड करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।